गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम पादपों में खनिज पोषण के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि पादपों में पोषक तत्वों की आवश्यकता की महत्वता को जानने के लिए 3 प्रकार की विधि दी गई है, जिसमें पहली विधि थी पादप भस्म विश्लेषण, इसी में दूसरी विधि थी बालू संवर्धन प्रयोग, एवं तृतीय विधि थी इसमें तीसरी जल संवर्धन प्रयोग। पादपों में खनिज तत्व के महत्व को जानने के लिए कि किस खनिज तत्व का क्या महत्व है, किसकी कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं या अधिकता से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इसे समझने के लिए 3 विधियां दी गई थी। पहली थी पादप भस्म विश्लेषण। इसमें पादप की भस्म की रासायनिक जांच की जाती है और विभिन्न पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसमें केवल हम पादपों में खनिज तत्व की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उसकी कमी या वृद्धि से होने वाले प्रभावों को नहीं ज्ञात कर सकते कि कौन सा पदार्थ कम मात्रा में है या ज़्यादा मात्रा में है। इस प्रभाव को हम ज्ञात नहीं कर सकते, केवल भोज्य पदार्थों की या खाद्य पदार्थों की उपस्थिति बता सकते हैं कि कौन सा खनिज पदार्थ पादप में उपस्थित है और कितनी मात्रा में उपस्थित है। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। फिर हमने प्रारंभ किया था बालू संवर्धन प्रयोग। इसमें हमने देखा था कि पादपों को बालू या रेत में उगाया जाता है, बालू में या मृदा में उगाया जाता है, और इस मृदा में जो पादप उगाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के पादप उगाए जाते हैं। एक तो होते हैं नियंत्रक पादप। इसमें 2 प्रकार के पादप उगाए जाते हैं, जिसमें से एक तो होते हैं नियंत्रक पादप और दूसरे प्रकार के जो पादप होते हैं वो कौन से पादप होते हैं? अपूर्ण पादप। ये जो मिट्टी है इसमें खनिज लवण अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि इन्हें हम HCl से उपचारित करते हैं। इस मृदा में खनिज लवण क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, खनिज लवण नहीं होते हैं। बाद में इसमें बाहर से खनिज लवण दिए जाते हैं। नियंत्रक पादप के पास सभी खनिज लवण उपस्थित होते हैं, सभी खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ये सामान्य पादप है जिसके पास सभी खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, जबकि अपूर्ण पादप में किसी विशेष खनिज की कमी कर दी जाती है, किसी विशेष खनिज की अनुपस्थिति कर दी जाती है। एक बार में आप किसी एक खनिज को अनुपस्थित कर दीजिए और उसकी अनुपस्थिति से पादप पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी तुलना, इस अपूर्ण पादप की तुलना हम नियंत्रक पादप से करके किसी विशेष खनिज की कमी से होने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम पादप भस्म विश्लेषण के बारे में पढ़ चुके थे, साथ ही साथ बालू संवर्धन प्रयोग के बारे में पढ़ चुके थे। अब देखिए बालू संवर्धन प्रयोग में क्या होता है कि आपको जो मृदा है उसे HCl से उपचारित करना पड़ता है, उसके बाद इसे सुखाना पड़ता है। तो यह जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो आजकल जो बालू संवर्धन प्रयोग है, इस बालू संवर्धन प्रयोग में बालू के स्थान पर या मिट्टी के स्थान पर हम एक विशेष पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्मिकुलाइट। वर्तमान में बालू के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं हम? वर्मिकुलाइट का। वर्मिकुलाइट क्या है? यह मृदा में उपस्थित एक खनिज है। वर्मिकुलाइट मृदा में उपस्थित एक खनिज पदार्थ है और क्या होता है? ये प्राकृतिक रूप से मृदा में पाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से मृदा में उपस्थित होता है। तो वर्तमान में क्या करते हैं हम? बालू का उपयोग न करके, बालू संवर्धन का उपयोग न करके वर्मिकुलोपोनिक्स का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? वर्मिकुलोपोनिक्स। क्या होता है इस वर्मिकुलोपोनिक्स में? इस वर्मिकुलोपोनिक्स में हम वर्मिकुलाइट का उपयोग करते हैं। वर्मिकुलोपोनिक्स में क्या करेंगे? वर्मिकुलाइट का उपयोग करते हैं।
यह वर्मिकुलाइट मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थ है जो कि मृदा में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब हम मृदा के स्थान पर वर्मिकुलाइट प्रयोग कर रहे हैं, तो वर्मिकुलाइट में कुछ ऐसे खास लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए हम वर्मिकुलाइट का उपयोग करते हैं, किसी अन्य खनिज पदार्थ का उपयोग नहीं करते। देखिए क्या क्या लक्षण हैं वर्मिकुलाइट के, ये क्या क्या खास गुण हैं वर्मिकुलाइट के जो इसे हम काम में लेते हैं। तो जो वर्मिकुलाइट है ये रासायनिक रूप से अक्रिय है। क्या है ये? रासायनिक रूप से अक्रिय, यानी कि अन्य रासायनिक पदार्थों से ये क्रिया नहीं करता है। दूसरा, इसका जो वेट है, इसका जो भार है वो कैसा है? हल्का, यानी कि ज़्यादा इसमें वजन नहीं होता है, हल्के भार का होता है। यह क्या करता है? आपका ऊष्मारोधी है, ऊष्मा का कुचालक है। साथ ही साथ इसकी जल अवशोषण क्षमता भी अधिक होती है। मृदा के पास जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है, ऐसे ही मृदा के जैसे क्या होता है, ये जल का अवशोषण भी ये अधिक करता है। इसीलिए क्या करते हैं आजकल, इसीलिए क्या किया जाता है, बालू के स्थान पर वर्मिकुलाइट का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि यदि हम वर्मिकुलाइट में पादपों का संवर्धन करें, मृदा में न करके मृदा के स्थान पर हम किस में करें? वर्मिकुलाइट में पादपों का संवर्धन करें, पादपों को उगाया जाए वर्मिकुलाइट में, तो इसे क्या बोल देंगे हम? वर्मिकुलोपोनिक्स। क्लियर है? यह जो वर्मिकुलाइट है ये क्या है? खनिज पदार्थ है जो कि प्राकृतिक रूप से मृदा में उपस्थित होता है। इसका यह अगर हम इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो क्या हो जाएगा? रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, इसका वेट बहुत कम होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, साथ ही साथ इसके जल अवशोषण की क्षमता भी अधिक होती है, यानी कि लंबे समय तक जल को धारण कर सकता है ये। क्लियर हुआ? तो इस विधि को हमने क्या बोल दिया है, जिसमें हम वर्मिकुलाइट को काम में ले रहे हैं? वर्मिकुलोपोनिक्स। अब हम यहाँ पे तीसरी विधि पढ़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? जल संवर्धन प्रयोग। यह इंपॉर्टेंट विधि है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है पेपर में। इस जल संवर्धन प्रयोग को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। और इसी नाम से पेपर में पूछा जाता है कि हाइड्रोपोनिक्स से क्या तात्पर्य है, या हाइड्रोपोनिक्स से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं हाइड्रोपोनिक्स यानी कि जल संवर्धन प्रयोग के बारे में। पादपों में खनिज पोषण के अध्ययन की तृतीय विधि है जल संवर्धन प्रयोग। जल संवर्धन प्रयोग। इसी जल संवर्धन प्रयोग को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रा का मतलब वाटर, पानी, जल। अब देखिए क्या कह रहा है ये? जल संवर्धन प्रयोग, यानी कि जो आपके पास पादप है, पादपों का संवर्धन कहाँ किया जा रहा है? जल में। संवर्धन का मतलब है वृद्धि करना, उगाना, ग्रो कराना। तो इस प्रकार की जो विधि है इसमें हम क्या करेंगे? मिट्टी का या बालू का या रेत उपयोग नहीं करते हैं। बालू या मिट्टी, जनरली पादप कहाँ उगाए जाते हैं? मृदा में। तो यहाँ पे हम बालू या मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करेंगे? पादपों का संवर्धन किस में करेंगे? जल में किया जाता है। पादपों को किस में उगाया जाता है? जल में उगाया जाता है। अब देखिए, जब पादपों को आप जल में उगा रहे हैं तो मृदा से क्या करते हैं? खनिज तत्व प्राप्त करते हैं पादप। ये खनिज लवण हम क्या करेंगे? जली में डाल देते हैं, यानी कि मृदा का उपयोग नहीं करके, इसमें बिल्कुल भी मृदा या बालू का उपयोग नहीं होता। जल में ही क्या करते हैं हम? बाहर से विलयन के रूप में, विलयन के रूप में क्या डाल देंगे? हम इसमें खनिज लवण उपस्थित करा देते हैं। क्लियर है? जल है, जल में ऑक्सीजन आपकी घुली व्यवस्था में रहती है, और यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बाहर से हम एक पाइप की सहायता से वायु प्रवाहित करते हैं, तो बबल्स यानी कि बुलबुले बनते हैं, और क्या होगा? पादपों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यदि आप पादपों का संवर्धन जल में करते हैं तो इसे क्या बोल देते हैं हम? हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन। इसे क्या बोल देंगे हम? हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन। अब बात आती है कि केवल जल में पादप कैसे वृद्धि करेंगे। तो पादपों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक खनिज लवण है ये क्या करेंगे? एक पोषक घोल के रूप में, जो खनिज लवण है एक पोषक घोल के रूप में समय समय पर बाहर से प्रदान किए जाते हैं, पादपों को बाहर से दिए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने भस्म विश्लेषण के बारे में पढ़ लिया है, हमने बालू संवर्धन प्रयोग के बारे में पढ़ लिया है, साथ ही साथ हमने जल संवर्धन प्रयोग के बारे में पढ़ लिया है कि कौन कौन से खनिज तत्व पादप में आवश्यक होते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं पादपों में कौन कौन से खनिज तत्व अनिवार्य है, तो हम देखते हैं टॉपिक
पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व। पादपों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व। देखिए, पादपों की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उन्हें हमने क्या बोल दिया है? खनिज पोषक तत्व। प्लांट में आपको 60 प्रकार के तत्व मिलते हैं। हमने आवर्त सारणी देखी, आवर्त सारणी में लगभग 105 तत्व हैं। उन 105 तत्वों में से 60 तत्व ऐसे हैं जो पादपों में उपस्थित होते हैं, लेकिन ये पूरे 60 तत्व पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते। पादपों की सामान्य वृद्धि के लिए केवल कितने तत्व आवश्यक होते हैं? 17 तत्व। सामान्य वृद्धि के लिए पादपों की सामान्य वृद्धि के लिए कितने तत्व आवश्यक है? 17 तत्व आवश्यक है। और इन्हीं 17 तत्वों को हम क्या बोलते हैं? अनिवार्य पोषक तत्व। अनिवार्य पोषक तत्व। तो क्या देखा हमने? पादपों के लिए कितने पोषक तत्व अनिवार्य हैं? 17 पोषक तत्व अनिवार्य हैं। अब इन 17 पोषक तत्वों में से कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो अधिक मात्रा में अनिवार्य है, जबकि कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि कम मात्रा में अनिवार्य है। तो जो 17 पोषक तत्व है, इन 17 पोषक तत्वों को हमने 2 भागों में वर्गीकृत या विभाजित किया है। पादपों में पाए जाने वाले 17 जो पोषक तत्व है, ये 2 प्रकार से विभाजित हैं इनकी मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर बांटा इसे हमने? मात्रा के आधार पर, कि कितनी क्वांटिटी आवश्यक है पादप के लिए। जिनकी ज़्यादा मात्रा आवश्यक है उन्हें हमने क्या बोल दिया? वृहत मात्रिक पोषक तत्व। वृहत मात्रिक पोषक तत्व। और जिन खनिज तत्वों की मात्रा कम आवश्यक है इन्हें हमने क्या बोल दिया? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो देखिए, हमने क्या कहा? हमने कहा कि पादपों के लिए जो अनिवार्य पोषक तत्व वो कितने हैं? 17 तत्व है। 17 ऐसे खनिज पदार्थ है जो पादपों के लिए आवश्यक है। अभी हम बात करते हैं कि अनिवार्य, इन्हें हमने क्या बोल दिया? अनिवार्य पोषक तत्व। तो अनिवार्य पोषक तत्व से क्या तात्पर्य है? अभी हम देखते हैं कि किन्हें हमने अनिवार्य कहा है और क्यों इन्हें हमने अनिवार्य कहा है। लेकिन इससे पहले एक बार देख तो ले कौन कौन से हैं वो पोषक तत्व। तो इनको हमने इनकी मात्रा के आधार पर कि कितनी मात्रा में इनकी आवश्यकता है पादप की वृद्धि के लिए। यदि ज़्यादा मात्रा में आवश्यक है तो इसे हमने क्या बोल दिया? बृहत मात्रिक। और यदि कम मात्रा में आवश्यकता है तो हमने क्या बोल दिया? इन्हें सूक्ष्म मात्रिक। अब ज़्यादा मात्रा कितनी होती है? ज़्यादा मात्रा से हमारा तात्पर्य है यदि आप पादप के 1 ग्राम शुष्क भार को लेते हैं। क्या कह रहे हैं हम? यदि आप पादप का 1 ग्राम शुष्क भार, यानी कि पादप में आपने क्या किया? पादप का टुकड़ा लिया, इसे आपने क्या किया? जल का वाष्पीकृत कर दिया। तो जो आपको वेट बचा वो क्या हो गया? शुष्क भार। 1 ग्राम शुष्क भार में इनकी मात्रा कितनी होती है? 1 से 10 मिलीग्राम। 1 से 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम। क्या कहा हमने? यदि आप 1 ग्राम शुष्क भार ले रहे हैं तो इनकी मात्रा कितनी होगी? 1 से लेकर 10 मिलीग्राम तक इनकी मात्रा उपस्थित हो सकती है। तो इन्हें हमने क्या बोल दिया? वृहत मात्रिक पोषक तत्व। इन्हीं वृहत मात्रिक पोषक तत्व को आप प्रधान पोषक तत्व या गुरु पोषक तत्व भी कह सकते हैं। इन्हें हमने क्या कह दिया? प्रधान पोषक तत्व या गुरु पोषक तत्व। इनकी जो नंबर है, हमने बात की थी टोटल 17 है, 17 है। 17 में से इनकी संख्या कितनी है? 9 पोषक तत्व। तो 9 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी मात्रा 1 ग्राम से 10 मिलीग्राम तक, 1 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक होती है। किसमें? पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में। तो ऐसे कितने पोषक तत्व हैं? 9 पोषक तत्व। अब 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 8 पोषक तत्व कैसे हैं? जो कि सूक्ष्म मात्रिक है। यानी कि 8 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी मात्रा की कम आवश्यकता होती है। कम कितना? 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम से कम। यदि आप पादप का 1 ग्राम शुष्क भार लेंगे तो क्या होगी इसकी वैल्यू? 1 मिलीग्राम से कम। क्लियर हो गया? ऐसे कितने हो गए? 8 पोषक तत्व। इन्हीं हम सूक्ष्म मात्रिक जो पोषक तत्व है इन्हें हम गौण पोषक तत्व या लघु पोषक तत्व
या अप्रधान पोषक तत्व भी कह सकते हैं। और क्या क्या कह सकते हैं इन्हें? गौण पोषक तत्व या लघु पोषक तत्व या अप्रधान पोषक तत्व भी इन्हें हम कह सकते हैं। क्लियर हुआ? हमने कहा 17 पोषक तत्व आवश्यक है, ठीक है। इन 17 में से 9 पोषक तत्व 9 तो ऐसे हैं जिनकी मात्रा 1 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक होनी चाहिए प्रति ग्राम में, जबकि शेष जो 8 बचे इनकी मात्रा 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। जो वृहत है वो संख्या में 9 है, जबकि सूक्ष्म कितने हैं? संख्या में 8। अब देखिए वृहत मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। यदि आप वृहत मात्रिक पोषक तत्व की बात करते हैं तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम सम्मिलित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या रह गया? सल्फर। इसमें एक सल्फर और रह गया, देखिए। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 9 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी मात्रा पादप को ज़्यादा चाहिए। इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए जो कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पादप को कैसे मिलेगी? अखनिज रूप में। यानी कि सिर्फ अनिवार्य पोषक तत्व में शामिल तो किया गया है, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये कैसा पोषक तत्व है? अखनिज पोषक तत्व, क्योंकि ये पादप मृदा से नहीं लेते। जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो क्या है? पादप मृदा से नहीं लेते। कार्बन को किसकी फॉर्म में लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ले लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से प्राप्त हो रही है आपके गैसों से। ऑक्सीजन किसके फॉर्म में ले लेंगे? ऑक्सीजन की फॉर्म में ग्रहण कर लेते हैं। और हाइड्रोजन को जल के साथ ग्रहण कर लेते हैं। तो इन्हें क्या बोला गया है? अखनिज पोषक तत्व कहा गया है। अखनिज तत्व कितने हैं? 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? अब यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, ये जो NPK है इनकी सर्वाधिक मात्रा पादप को आवश्यक होती है, इसीलिए क्या बोल देते हैं इन्हें? यदि हम NPK की बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो इनकी सर्वाधिक मात्रा आवश्यक होती है, इसीलिए क्या बोल देते हैं इन्हें? प्राथमिक वृहद मात्रिक पोषक तत्व। प्राथमिक वृहद मात्रिक पोषक तत्व क्या बोल दिया इन्हें? प्राथमिक वृहद मात्रिक पोषक तत्व। अब हम बात करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये भी वृहद मात्रिक पोषक तत्व हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से थोड़ी कम होती है, तो इन्हें हमने क्या बोल दिया है? द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक तत्व। द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक तत्व। तो देखिए हमने बात की थी अनिवार्य पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर, जिनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है उन्हें हमने क्या बोल दिया था? वृहद मात्रिक पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व संख्या में कितने थे? 9 पोषक तत्व थे, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हें हमने क्या कह दिया है? अखनिज पोषक तत्व। क्या कहा गया है इन्हें? अखनिज पोषक तत्व। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी जो मात्रा है, इनकी मात्रा सर्वाधिक आवश्यक होती है, इसीलिए इन्हें क्या बोल दिया गया है? प्राथमिक वृहद मात्रिक पोषक तत्व। इसी के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनकी मात्रा आवश्यक होती है, लेकिन NPK की तुलना में क्या होती है? थोड़ी कम होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इन्हें? द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक तत्व। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की, कि कौन कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जिनके आपको सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। यदि हम इसकी बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 8। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की संख्या कितनी है? 8। देखिए कौन कौन से हैं ये? Fe, Cu, Mn, Mo, Zn, B, Cl और Ni। हो गए 8। तो देखिए सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में कौन कौन से हैं? Fe,
आयरन, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन और निकेल। ये 8 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी मात्रा कम आवश्यक होती है, या 1 ग्राम में ये कितने होते हैं, 1 मिलीग्राम से कम पाए जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 17 पोषक तत्वों के या 17 अनिवार्य तत्वों के बारे में अध्ययन किया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अनिवार्य पोषक तत्व किसे कहते हैं। इन्हें हमने अनिवार्य पोषक तत्व क्यों कहा है, अनिवार्य पोषक तत्वों की क्या क्या विशेषता होती है, तो देखते हैं हम अनिवार्य पोषक तत्व की विशेषता। देखिए, अब हम बात करते हैं कि किन पोषक तत्वों को हमने अनिवार्य पोषक तत्व कहा है, या ऐसे क्या गुण होने चाहिए इन पोषक तत्वों में कि इन्हें हमने क्या कहा है, अनिवार्य पोषक तत्व। तो अनिवार्य पोषक तत्व के निर्धारण के लिए पहली जो आवश्यकता है, जो पहली शर्त है वो क्या है, देखिए ये जो पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व पादप की सामान्य वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे पोषक तत्व पादपों की सामान्य वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक होते हैं। यदि इनमें से किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो पादप की वृद्धि सामान्य नहीं हो पाएगी, या पादप का जो जनन की प्रक्रिया है वो भी सामान्य रूप से नहीं हो पाएगी। अगर पादप जनन नहीं करेंगे तो क्या अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इनकी कमी होने पर पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। दूसरा, इनमें से यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो इनकी कमी के विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि इन पोषक तत्व की या अनिवार्य तत्व की कमी के लक्षण दृष्टिगत हैं। कि विशेष लक्षण दृष्टिगत होते हैं यदि इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए। अब देखिए, इनके जो विशेष कमी के लक्षण हैं वो केवल उन्हीं तत्वों की पूर्ति से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पादप में कैल्शियम की कमी हो रही है और आप मैग्नीशियम दे करके उस कमी को ठीक कर सकें। तो क्या कह रहे हैं हम कि यदि किसी तत्व की कमी से लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे केवल उसी तत्व द्वारा पूरा किया जा सकता है। अमुक तत्व की यानी किसी विशेष तत्व की कमी से उत्पन्न लक्षण उसी तत्व द्वारा पूरे किए जाते हैं। पूरे किए जाते हैं। और इसी में अंतिम पॉइंट है कि पादप की उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है। पादप की उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं। क्या कहा हमने? अनिवार्य पोषक तत्वों के लिए निम्न शर्त या निम्न लक्षणों की आवश्यकता है। पहला, पादप की सामान्य वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक है। यदि ये तत्व कम हो जाएंगे तो पादप की सामान्य वृद्धि एवं सामान्य जनन क्या होगा? प्रभावित होगा और पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। यदि कोई तत्व की कमी हो गई तो उसके विशेष लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का निर्माण करता है, तो मैग्नीशियम की कमी से क्या रोग हो जाएगा? हरिमाहीनता। पत्तियां पीले रंग की होकर झड़ने लग जाएंगी। तो अगर पादप में हरिमाहीनता आ रही है, इसका मतलब क्या है? मैग्नीशियम की कमी है। यदि किसी तत्व की कमी से लक्षण उत्पन्न हो रहा है तो उसी तत्व की पूर्ति करके हम उस लक्षण को ठीक कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट इसमें क्या है कि उपापचय क्रियाएं, कि पादप में जो निर्माणकारी या विघटनकारी क्रियाएं हो रही है उनमें ये पोषक तत्व प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं। तो आज हमने जल संवर्धन तकनीक के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने पादपों के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन किया। इनको हमने 2 भागों में बांटा है, वृहत मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। साथ ही साथ हमने इन वृहत मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के नंबर्स, यानी कि जो वृहत मात्रिक है वो 9 होते हैं और सूक्ष्म मात्रिक कितने होते हैं? 8। इनके बारे में देखा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पादपों के पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।